आईएनएफ इस हफ्ते भारत के दर्शकों को मेरा प्रणाम। कैसी विडंबना है, कश्मीर में ऐसे तत्व जो इस मौके की तलाश में है कि किसी तरीके से वहाँ का अमन दरहम बरहम हो जाए, किसी तरीके से वहाँ का पीस डिस्टर्ब हो जाए। आतंकवादी गतिविधियाँ वो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत रोक टोक है, क्योंकि बहुत धड़ पकड़ है उसकी। सिविलियन उसको मारना शुरू कर देते। और जो मजहबी, जो रिलीजियस इदारे हैं, टेम्पल्स हैं, उनको डेस्ट्रेट करते हैं, उनका अपमान करते हैं। अभी मार्कंड मटन एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। वहाँ पर एक मार्कंड जो हिलॉक है, उसके ऊपर एक ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है जिसको हम बरगशिखा भगवती यानी भवानी का मंदिर कहते हैं। ये इस मंदिर के साथ यहाँ के लोगों की ही नहीं, सारे भारत की श्रद्धा जो है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि जो मटन मार्कंड है वो ऐतिहासिक रूप से सारे भारत में मशहूर है बिकॉज ऑफ बीइंग सन टेम्पल देयर। और ये मंदिर जो है बहुत ही पुराना है और इसको डिस्क्रेडिट किया गया। आपने सारे चैनल्स पे देखा होगा। इससे हमारी भावनाएं बहुत त्रस्त है, बहुत ठेस पहुंची है हमारी भावनाओं। और ये ऐसे शरारती तत्वों ने किया है, उन्हीं लोगों ने किया है जो बंदूकें लेके खड़े हैं। वैसे तो वहाँ पे जो अब जिनके साथ हम रह रहे हैं, हमारी बहुत बड़ा हिंदू समाज जो है, वहाँ के मुस्लिम समाज के साथ मटन में आज तक जो है बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। तो वहाँ के लोगों का ये काम नहीं हो सकता है। ये तत्व जो है वो बाहर के होंगे, किसी इलाके से आए होंगे, और जिनका सिर्फ ये मकसद है कि वहाँ के पीसफुल माहौल को वो धर्म भरम करें। तो हमको इसका एहतियात लेना चाहिए। डीसी साहब ने ऑलरेडी संज्ञान लिया है, उसका एफआईआर दर्ज किया है, इसकी एसआईटी बनाई है जो इसकी जांच कर रही है। हम प्रशासन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसमें कार्रवाई शुरू की है और इसकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी मुजरिम है इसमें पकड़े जाने चाहिए, उनकी सज़ा होनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो विषय है वो आप जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही एक ऐसी बात कही जिसपे कि सारे अक्रॉस द चैनल जो है डिस्कशन हुआ। वो ये था कि जो अपोजिशन है उसमें बौद्धिक बेईमानी है। ये बौद्धिक बेईमानी क्या होती है, इसको हम इस चर्चा में आज जानेंगे, और ये है तो किस रूप में है, किस तरीके से है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। उसके बाद हमारा दूसरा विषय है कि आप जनता में अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, बिजली फ्री, पानी फ्री, हर एक चीज़ फ्री 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 करेंगे, तो क्या ये जो हर एक चीज़ मुफ्त देना है ये इकोनॉमी के लिए वायबल है या नहीं है। हमारे पास ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जैसे क्यूबा है, वेनेजुला है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिनका दिवालिया पिट गया कि वो फ्री बीज देते थे। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमी है वो इसको सस्टेन करेगा नहीं करेगा, उसमें ये सस्टेनेबल है या नहीं है, उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या होना चाहिए, बेसिकली गरीबों की मदद कैसे की जानी चाहिए और किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो ज़्यादा मायने रखता है, उसको भी हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमने कुछ आंकड़े आज स्टडी किए, उससे पता चला कि 2000 इतना पैंडेमिक होने के बाद भी अभी भी हमारा जो है 2020 से भी ज़्यादा इस वक्त एम्प्लॉयमेंट है। तो इन सारी बातों पे आज हम बहस करेंगे, और यहाँ पे हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं हमारे बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर एम के भट्ट, प्रोफेसर एम के भट्ट। आइए मिलते हैं डॉक्टर भट्ट साहब से। भट्ट साहब प्रणाम, नमस्कार। 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 आज थोड़ा सा बहुत ही गर्मा गर्म विषय है, गर्मा गर्म इन द सेंस की ये हॉट डिबेट हुआ है कल कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जो हमारी अपोजिशन है उनमें, अपोजिशन में वो ऑनेस्टी नहीं है
कि वो सही क्रिटिसिज्म कर पाए। वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें बौद्धिकता जो है वो करप्ट दिखाई देती है, डिसऑनेस्ट दिखाई देती है। वो सत्य की अपोजिशन नहीं कर, सत्य पे आधारित, फैक्ट्स पे आधारित अपोजिशन नहीं कर रहे हैं। यानी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हमारे पास नहीं है, डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन हमारे पास है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोई गलत बात नहीं कही। आज आप एक कमेटी में होते, कल आप पार्टी छोड़ के जाते तो आप कहते हैं कि मैं इसका पार्टी नहीं था। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं तो और क्या कहें इससे। अब हमारे पास जो इस वक्त लेबर लॉज के कई ऐसे लोग भी हिमायती है जो कल तक इन लॉज को पूरा समर्थन दे रहे थे। नाउ पार्टी हैज सेपरेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट, तो अब वो कह रहे थे हमें पता ही नहीं ये क्या है। ये इंटेलेक्चुअल, क्योंकि एक आदत थी, प्राइम मिनिस्टर ने सही शब्द यूज किया, गोत्रा होता है, कांग्रेस गोत्र उसने कहा था, आदत बनी थी। हालांकि मैं पहले सर्वप्रथम ये कहूंगा, किसी भी डेमोक्रेसी में किसी गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से चलने के लिए अपोजिशन का इतना ही रोल है जितना गवर्नमेंट का है। किसी तरीके से उनका काम नहीं है। ये तो क्वेश्चन कर सकती गवर्नमेंट ऑफ द डे को, ये क्वेश्चन होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर पीपल। बट जब हमारा चुना हुआ नुमाइंदा ही पार्लियामेंट में ऐसे बिहेव करेगा कि वो लगता सड़क सड़क छाप बंदा है, तो ये डिसऑनेस्टी नहीं है उस वोटर से। तो और क्या कहूं मैं इसे, जिसने उसे इसलिए वहां भेजा कि वो मेरी वहां नुमाइंदगी करेगा। वो टेबल पे चढ़ के वहां पे जो लोकसभा स्पीकर है बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण व्यवहार करेगा। ये उस वोटर के साथ बेईमानी नहीं तो क्या ईमानदारी कहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, आपके मंसूबे में ये बात थी कि भाई इट शुड बी इन्वॉल्व, मतलब एमएसपी या फ्री मंडीज करने दो, और फिर आप ऑल ऑफ इट सडन आप शिफ्ट करते हैं। बात यहां हमें जो मेन चीज आ रही है वो आदत है लोगों की, तीन चीजों की जो उनकी सफलता का मुख्य कारण होता था। एक, फैमिली कनेक्शन, यानी उस गोत्र पे कोई कनेक्शन हो कि नहीं है। दूसरा, पावर ब्रोकर्स का। तीसरा, मिडलमैन का। यही लोग इस देश को चलाते थे। अब एक ऐसा सिस्टम बनता जा रहा है जिसमें हम ट्रांजिशन की ओर देखते हैं। यानी आज हम देखते हैं अपीजमेंट टू एम्पावरमेंट। 70 साल हम अपीजमेंट करते रहे, अब हम कहते हैं एम्पावरमेंट। अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, एस्पेशली मुस्लिम्स। अच्छा, अगर ये अपीजमेंट सही विधि थी, स्ट्रेटजी थी, तो सच्चर कमेटी को क्यों बनाना पड़ा? एक, दैट मीन्स ओनली द क्रीमी लेयर वाज एंजॉयिंग, बाकी बेचारे वहीं थे जहां थे। दूसरा, आज की डेट में अब आप कहेंगे एम्पावरमेंट कैसे? हमारी कई मुस्लिम लेडीज थी जिन्हें ट्रिपल तलाक का शिकार बनना पड़ता था, अब एम्पावर होते जा रहे हैं। अब स्कॉलरशिप पे काम कर, स्कॉलरशिप दिया जाता है माइनॉरिटीज में विदाउट सीइंग वेदर ही बिलोंग्स टू दिस और दैट ग्रुप। अब दूसरी बात देख लीजिए, एक्सक्लूसिवनेस टू इंक्लूसिवनेस। इस वर्ग के लिए ये पॉलिसी है। मैं यहां का रेलवे मंत्री बनता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो बिहार के लिए ये पॉलिसीज हो जाएंगे। मैं जे&के से हूं, जे&के के लिए ये पॉलिसी आ जाएगी। अब है इंक्लूसिवनेस, इंडिया एज अ होल। तो ये ट्रांजिशन होता जा रहा है। तीसरा चीज आप देखिए, थ्रेट पॉलिटिक्स टू एंटाइसमेंट। हमेशा 70 साल से माइनॉरिटीज को कहा गया अगर आप हमारे चुंगल से निकल गए दूसरा खा जाएगा। अब वो भी होशियार होते जा रहे हैं, भाई 7 साल तो दूसरा बंदा भी बैठा, उसने हमें काटा तो नहीं है। तो नेचुरली ये थ्रेट पॉलिटिक्स से हम अब ट्रांजिशन होता जा रहा टुवर्ड्स एंटाइसमेंट, या जिसको हम कहते हैं एनकरेजमेंट कहेंगे या एल्यूरमेंट कहेंगे। अब एक और ट्रांजिशन भी हो रहा है,
मी टू अस, मुझे क्या मिला, हमने क्या किया, दो में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। जब आप पॉलिटिक्स फ्रॉम मी टू अस जाते हैं, जो मी वाले थे वो तो इस बात को उठा लेंगे, जो फ्रिंज बेनिफिट्स का फायदा खा रहे थे इतनी देर, क्या उनको अच्छा लगेगा? अब कल ही आपने सुना होगा कि जॉइंट एजिटेशन होगा, हम लोगों तक ये बातें ले जाएंगे, और जॉइंट स्टेटमेंट जब आ गया उसमें कहा गया 3 बातें हैं। हम अगर इफ यू हैव टू डिफेंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, we have to defend it with all our might, save India so that we can change it for a better tomorrow. People had given you 70 years, तो आपने 70 साल में क्या बचा के रखा था? पहली बात, जब हम इस बात की ओर चलेंगे तो जब हम when we see it towards opposition commitment yesterday which they said, भाई सेक्युलर में आप बताइए, क्या कश्मीर जेनोसाइड पे आपने कितनी बातें की? ले जाओ लोगों में, लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए इस बात पे, उस पे आपका क्या कमिटमेंट है? और 30 साल में आपने क्या बोला? सिख जेनोसाइड किसने किया? बीजेपी तो था नहीं उस समय पावर में। भागलपुर का किसने किया था वो कांड? और वो तो मुस्लिम्स बेचारे थे, निहत्ते बेचारे थे। तो भाई आप ये सेक्युलरिज्म का ढोंग अब रहने ही दो। दूसरी चीज बात मैं आपको बताऊंगा, डेमोक्रेटिक इमरजेंसी किसने लगाई? बीजेपी तो था ही नहीं तब तक, तो ये इमरजेंसी लगाने वाला कौन था? ये लोगों में ले जाओ। एंड दुर्भाग्य है ये उस दुनिया में रह रहे जहां ये अब भी सोच रहे दैट इलेक्टोरेट इज इलिटरेट, ही डज नॉट अंडरस्टैंड आवर ट्रिक्स। ये नहीं समझ। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो जो प्रेजेंट मोदी जी के आने के बाद के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात कही गई है वो शुरू हो जाती है राफेल के विरोध से। वो कितना सच्चा था? राफेल के विरोध के बाद शुरू हो जाता है पहले तो नोटबंदी के विरोध से। नोटबंदी का विरोध कितना उचित था, कितना सही था और कितना गलत था। उसके बाद राफेल का विरोध कितना सही था, कितना गलत था। उसके बाद सीएए का विरोध कितना सही था, कितना गलत था। अब फार्म लॉज का विरोध कितना सही है, कितना गलत है। अगर इन एक एक करके देखेंगे, इन सारे चीजों को अगर देखेंगे, हर जगह यही दर्शाया देखने में आता है कि जब देश को सही किया जा रहा था, जब देश को फायदा पहुंचाया जा रहा था, तो अपोजिशन ये नहीं चाहती थी। ये इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, ये इंटेलेक्चुअल जो है मतलब डिसऑनेस्टी है कि यही लोग जो है किसी जमाने में राफेल का सौदा कर रहे थे और ज्यादा पैसे से कर रहे थे, अब कम पैसे में हो गया तो वो गलत हो गया। यही लोग हैं जो हमेशा कहते थे कि पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, ब्लैक इकोनॉमी चल रही है, वो चल रहे, इसको काबू में करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। जब उसके लिए कदम उठाया गया तो यही लोग पागल हो गए पूरी तरीके से। एक आदमी ने तो यहाँ तक कहा कि हमको बताया क्यों नहीं कि आप ये नोटबंदी लाने वाले हैं। उसका क्या आशय होता है? बताना चाहिए था। ये यूपी का मतलब बहुत बड़ा नेता, आपने क्यों नहीं पहले बताया? आपको बताना था, इशारा ही दे देते। तो अगर आपको बता देते, अपना ठिकाने लगा लेता है। बेसिकली वो कह रहा था कि मैं ठिकाने लगाता अपना हिस्सा। ये इंटेलेक्चुअल। उसके बाद भी उन्होंने कोशिशें बहुत की, नेपाल के रास्ते, वो इस रास्ते, इस रास्ते। क्या हो रहा था इस पे नजर ये कोई एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या देश में हो रहा था और क्या चीज बदल दी गई। और इस तरीके से फिर जब ये एक तो नोटबंदी, राफेल, उसके बाद ये आ गया कि सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप किस देश में नहीं है? आप मुझे एक देश बता दो जहां पे ये एक्ट नहीं है, जहां पे एक कानून नहीं है कि कौन सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं है। जहां पे ये कानून नहीं है कि सिटीजनशिप अगर दी जाएगी तो हमारे देश में पहले ही एग्जिस्टेंट है, उसको हमने बदला नहीं है। हमने एक अमेंडमेंट लाया कि इन देशों से जितने भी माइनॉरिटीज, सिर्फ माइनॉरिटीज वहां की
अगर कोई त्रस्त है तो उसको यहाँ पे हम प्रश्रय मतलब आश्रय दे देंगे। तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो इस भूमि को बिलोंग करते थे, कभी जो भारत, अखंड भारत के ही लोग थे, चाहे वो बांग्लादेश में रह रहे हों, चाहे वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अखंड भारत के ही लोग थे। और उनको बुरी तरह से वहां पे ट्रीट किया गया, इसलिए उनको यहाँ पे हम लाना चाहते थे, और वो आ गए थे, यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे कुछ लोग। और ये 2019 तक उन्होंने रखा था, 14 इसको अब एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग और बेचारे प्रताड़ित हैं। खैर, हमारा डिस्कशन सिर्फ इतना था। जो आपने आज बात बताई, आपने एक परिप्रेक्ष्य में ये बात की, तो बहुत अच्छा आपने एक व्यू पॉइंट दिया। बट मैं आपसे ये बताऊं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन लोगों में कब नहीं थी, ये भी एक क्वेश्चन आता है। जब हमें हिस्ट्री को गलत पढ़ाया गया। आज मुझे मेरा एक साथी कहता है, तो हमें पढ़ाया गया था टीपू सुल्तान ये था एज ए पैट्रियट, कहते उसने तो चिट्ठियां बाहर लिखी थी, हिंदू मेजोरिटी को कैसे माइनॉरिटी करेंगे। तो इट इज डॉक्यूमेंटेड एंड इन द लंदन लाइब्रेरी राइट नाउ। तो कह दिया कि मेरे कहने का मतलब है हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई। अच्छा, हमें इंटेलेक्चुअल, अच्छा एक और चीज बताऊं, you may oppose Narendra Modi or you may love him, but you cannot ignore him in the present times. उसने इस देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज किया, which was highly corrupt. मैंने कहा छोटी सी बात बताऊंगा सर, एक छोटी सी बात बताऊंगा। प्रधानमंत्री जन औषधालय जो जगह जगह खुले हैं, बिल्कुल, और जहाँ पे 5,000 की दवाइयाँ 500 रुपए में आती है, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। हम जानते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हम इसकी कदर जानते हैं, हम इसकी और इस चीज को बताया जाता है कि ये नकली दवाइयाँ हैं। क्या नहीं, वो तो उनकी काम है। ये कौन बताता है? ये वो बताते हैं जो बाहर की बड़ी बड़ी MNCs की कंपनियों की दवाइयाँ। और आप ये सुनिए कि यहाँ से ये जन औषधालय की दवाइयाँ अब यूरोप और अमेरिका हर जगह एक्सपोर्ट हो रही है। और कितना सर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर बिजनेसमैन अपोजिशन करता है तो मैं उसे जस्टिफाई भी करूंगा, चलो ठीक है उसने कर लिया क्योंकि उसका बिजनेस इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ एक्स चीफ मिनिस्टर से कहते हैं ये बीजेपी का इंजेक्शन है, और खुद लगाने पहले जाते हैं, खुद पहले लगाने जाते हैं। और कितना बेवकूफ लोगों को समझ रहा है। और जो आज आप देखते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स इस कंट्री का बनाते हैं, दे फील देमसेल्व्स एज द कस्टोडियंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। और उन पे अब जब वो देखते हैं कि भाई नई जमात भी है, तो ये बर्दाश्त होती नहीं है कि एक पेपराजी टाइप बंदा प्राइम मिनिस्टर बना, नहीं एक कॉमनर इंसान बंदा प्राइम मिनिस्टर बना है, तो ये तो उन्हें बर्दाश्त होती नहीं। और जो उनके फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते थे, मैंने कहा ना, मिडल मैन का जो उनका टांका मिलता था वो नहीं मिल रहा है, तो वो उन्हें परेशानी हो रही है। एंड यू सी, अब आपने दवाई की बात बताई, मैं एक इंडियन एडिटर की बात बताऊं, और वेरी वेल नोन एडिटर है, बट नो मोर नाउ इन द वर्ल्ड। ही यूज्ड टू से, आई विल लाइक द गवर्नमेंट which will have toilets for girls schools. लखनऊ से बेसिकली थे, आप समझ गए होंगे कौन है, और बहुत बड़े नाम थे। और जब प्राइम मिनिस्टर ने रैम्पार्ट्स ऑफ लाल किला ये कह दिया, रेड फोर्ट से ये कहा कि नहीं भाई हम तो क्लीन इंडिया बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे, The person had no answer. हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं दावा कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात आपके सामने रखा हूं, 50 साल तक लड़कियों के स्कूलों में शौचालय नहीं था। आप अगर कोई बंदा इस डायरेक्शन में सोच भी लिया और करके दिखा दिया, तो आप उसे डिसऑनेस्ट कहते हैं। आप उनके मतलब इन मोदी बाइटिंग, You have started to oppose now India. आपको ये जो आप लैंग्वेज बोलते हैं वो इमरान खान लैंग्वेज बोलता है,
आप आर्मी के बंदे को कहते हैं, आर्मी के जनरल को कहते हैं सड़क का गुंडा। आप क्वेश्चन उठाते सर्जिकल स्ट्राइक पे, और सौभाग्य से पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये प्रूव करना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं। स्पीक ऑन फैक्ट्स, विल नॉट गो, जो ये मीडिया डिस्कस करती है उसको नहीं डिस्कस करेंगे सर। हम विल स्पीक ऑन फैक्ट्स। मुझे ये मैं वही बात बता रहा हूँ, क्या क्लीन भारत, क्या स्वच्छ भारत एक रियलिटी नहीं है आज की डेट में? क्या ये हमने नहीं देखा? हम भी स्कूल से आए हैं, गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हैं, क्या हमने देखा नहीं वहां टॉयलेट नहीं होती थी? कोई नई बात है ये? जो हम छोटे स्कूल्स में पढ़ते थे तो कहाँ होता था गांव में? तो क्या इस बंदे ने अगर ये कर लिया तो क्या ये क्लियर नहीं है? एंड हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू कवर दीज थिंग्स? ये कहना अलग बात होती है कि नहीं भाई इंडिया पीछे हो गया, वो कुछ भी कहो, एनीथिंग, तो ये क्या गलत है? अब मैं ये बता रहा हूं, क्या हमारे मुख्यमंत्री ने इस पे क्वेश्चन नहीं किया कि वहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या पाकिस्तान के सेनेट ने ये नहीं कहा कि हाँ हम कांप रहे थे? मैंने तो नहीं कहा ये तो वहां के सेनेट से बात निकल के आई। वी आर डिस्कसिंग ए डिफरेंट थिंग। हम ये बोल रहे हैं कि अपोजिशन कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है। चलो उन्होंने अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहीं कहीं झूठ बोला, लेकिन वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये कुछ करते नहीं है, वो गलत है। अब मुझे बताओ 60 साल में हाउ मच चेंज इन अ कॉमन मैन यू हैव गॉट? माय सिंपल क्वेश्चन यू, आप 80% लोगों को इग्नोर कर बैठे थे। व्हेन आई टॉक ऑफ दिस थिंग कि मतलब 20-25% ही हमारे लोग ऐसे थे जो बैंकिंग से जुड़े हुए थे, बाकी लोग कहां गए? क्या ये गलत है? क्या ये गलत है कि वो आज कहते 370 फिर लगनी चाहिए? और जब मैं आपको बता रहा हूं अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं फिर ये बात, क्या ये गलत है? कहते नहीं है क्या? डे इन एंड डे आउट दे से दैट वी शुड ब्रिंग बैक टू दैट वेरी सिस्टम। तो लिखो ना अपने मैनिफेस्टो में, यूपी इलेक्शन में मैनिफेस्टो में लिख के दे दो। उनसे एक ही बात इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि जो इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 अमेंडमेंट 370 में है, वो किसने किए हैं और वो आपको क्यों करने पड़े? आपको क्यों करने पड़े? हाँ, आपको क्यों करने पड़े? और आप इसको हटाने से डरते थे, वो इसने एक झटके में हटा दिया, तो क्या गलत किया? अब ये क्या गलत नहीं, गलत है क्या? स्केलेटन लटका के रखा था, इसने हटा दिया। अगर कोई और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई ये कहेगा प्रेजेंट गवर्नमेंट इज हैविंग लीडरशिप, तो उसने क्या गलत बताया? प्रेजेंट गवर्नमेंट इज अंडर ए स्ट्रॉन्ग लीडर, तो क्या उसने गलत बताया? भाई तुम भी तो कहते थे हटाएंगे, लेकिन हटा लेते। अच्छा, हेल्थ में देखो कितनी चेंज हुई। आपको एक बात नहीं लगती है, क्या नाम डॉक्टर साहब, कि 9 महीने 10 महीने एक फेक, जिसको आंदोलन बोलते हैं, सबको पता है ये आंदोलन फेक है और ये स्पॉन्सर्ड है और ये फंडेड है, इसको चलने देना भी एक कमजोरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि ये लोग अगर इस तरीके से सड़कें बंद नहीं कर सकते हैं, देखिए तो allowing them. There are two ways. Either one way is nip the evil in the bud, कि इसको ज्यादा बढ़ने ना दो। Second is when people come to know, डेमोक्रेसी में क्या होता है, when people come to know its absurdities, that things die on their own. अब देखो, अब वो चीज नहीं है, एक टाइम था, लेकिन it is taking a great cost of the people. आप ये सड़कें रोक के बैठे हुए हैं। एक आपको मैं एक बात बताऊं, एक जो है नेशनल लॉ आना चाहिए, नेशनल लॉ, और इट इज द नीड ऑफ द आवर। एक नेशनल लॉ आना चाहिए कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का, अगर सड़क, रेलवे, कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन का कोई भी माध्यम अगर ब्लॉक करता है, तो ये एक्ट अगेंस्ट स्टेट माना जाएगा और उसको वही सजा होगी जो एक टेररिस्ट को होगी। Should be there. I agree with you. It should be a law. और इसमें जो है, जो 2-4 रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, उसके बगैर, जो हिंदू मुसलमान के 2-4 फेस्टिवल होते हैं, उसके बगैर किसी भी तरीके का रिलीजियस कोई भी नमाज पढ़ना, कोई आरती करना, कोई सड़क पे अलाउ नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल, Nobody बिल्कुल, I should agree. be in the name of religion or politics or anything. Nobody should be हाँ, allowed to block roads. roads, बिल्कुल बिल्कुल, और ये धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि कोई भी, कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा नमाज जो कि सड़क रोक के मतलब पढ़ा जाता है वो जायज नहीं है, वो मना है। नहीं, ये तो कोई सिविलाइज्ड इंसान तो कहेगा नहीं है। You cannot strand people and their path for your prayer. बिल्कुल बिल्कुल, ये आप नहीं कर सकते हैं। And why are people ये क्यों सड़क के बगैर कोई जगह नहीं मिलती है प्रदर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए? Don't block roads. बिल्कुल बिल्कुल, I agree with you. I agree with you. National law. One law for this thing. I agree with you 100%. There is no need to have ifs and buts in it. India is growing, and why should anyone suffer? Why should anyone suffer? कैसे आते हैं रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा दो, रोड्स को नुकसान पहुंचा दो। नहीं, ये शिज़्म है। कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान पहुंचा दो। This might have been a way out before independence, but now it's not a way out. It's not a way out. They were not also allowing. It is indiscipline, and such people should be brought to book. Come at me. ये तो एक स्टंट हो गया, होड़ हो गई लोगों को झूठ बोलने में और गवर्नमेंट का नुकसान पहुंचाने में, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान, पब्लिक प्रॉपर्टी इज ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक प्रॉपर्टी, but this is public. You are standing public. You are standing public for the last 9 months. The Supreme Court has also pointed it out. Why are you doing it? Why are you and doing that, it? And that too with political motives. Not only that, it's not. They have already gone for relief to the Supreme Court. Why don't they believe in the court? Blue court में क्यों नहीं भरोसा रखते हैं? Until and unless they have malice against the government, the present government in their mind, why should they do it? It is from the day one clear कि इसमें खाली क्या किसान तो है ही नहीं, इसमें foreign elements, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, they should not be allowed to do this. Nobody. That's well taken, but the point I want to say that in this agitation there is no farmer. It is simply propagated by vested interests for vested interest people for certain nefarious designs. ये पहले दिन से क्लियर है इसमें। अगर आपको टूल किट मिलना सब कुछ इसके तो सबूत है, इसके सबूत है। और वहां पे ये कहना हाय मोदी मर जाए मोदी, ये क्या बात हो रही है? एंड पीपल हैव रिकॉर्डेड इट। ये कोई कथाकथित बात नहीं, हम प्रेस को यहाँ दोषी नहीं ठहरा सकते। अब वो है कि कई बंदे होते हैं, मतलब मीडिया में भी कई बंदे हैं जो उसी बंदे को पूछते हैं जिसने पता है कि भाई ये उल्टा ही बोलेगा। ऐसी बात नहीं है, बट we have seen the visuals. Public is growing more and more aware. Public is awakened. और इस पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे चैनलें चल रही है आपको एक्सपोज करने के लिए। Now it is, मैं वही तो आपसे कह रहा था, अपोजिशन अभी उस माइंडसेट में है कि we can say anything and we can get free. ऐसा नहीं है, get away with it. आज लोग बात करने से पहले 10 बार उसने गूगल पे सर्च किया होता ये बात क्या है, कैसे है। सो इंटेलेक्चुअल कस्टोडियनिज्म जो इनने फैला रखा, मैंने क्लियर कहा, ये दे आर ट्राइंग टू, हम ही बोलने वाले हैं और कोई नहीं है। दे आर ट्राइंग टू themselves इंटेलेक्चुअल कस्टोडियंस। इसका पीछे पस मंजर है। क्यों? क्योंकि आज तक सरकारों ने इनको शाबाशी नवाजा, अच्छी चीजों से, रिवार्ड से नवाजा, तो एक इनका वो मैं कहूंगा कि एक हाइप इनका बनाया गया। नहीं फला साहब ने बताया, क्या बताया, उसका कोई न सिर होता न पैर होता। अब जो इस गोत्र में आते हैं, एवरीवन, आज आप देख लीजिए, बाउंटीज वर गिवन टू पीपल, and if they are fighting today, it is because of those bounties. It's not because of they stay with that, because they have cherished a lot, they have enjoyed a lot. So अगर ये फार्मूलाज आपको पसंद नहीं है, अपनी स्टेट में लागू मत कीजिए, ठीक है? अगर आपको पसंद है तो लागू कीजिए।
आप पॉइंट डिस्कस करो ना पहले। हाँ, गलत क्या है ये तो बता दो किसी को। ये बता दो। अब है कि एमएसपी की गारंटी चाहिए। गारंटी, एमएसपी इज ए सेपरेट थिंग। एमएसपी की गारंटी जो है कोई स्टेट दिया है आज तक क्या? नहीं, मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दिया? जब दे आप महाराष्ट्र में दे दे सर, मैं बताऊं, महाराष्ट्र में दे दे एमएसपी की गारंटी, पंजाब में दे दे एमएसपी की गारंटी, छत्तीसगढ़ में दे दे एमएसपी की गारंटी। उन जगहों पे दे दो ना जहां पे आपका राज है, एंड नोबडी विल स्टॉप यू बिकॉज इट इज a state subject also, and you are free। एक बड़ी विडंबना है, 2 इलेक्शंस हो गए, ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैज नॉट टच्ड 3 डिजिट मार्क, तब भी सोच नहीं आ रही हम कर क्या रहे। अब ये क्या है कि लोग भाग रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आता। वोटर इज वेरी मच क्लियर, वोटर को सब उसने देखा, 50 साल उसने देखा। दैट इज व्हाई टुडे पीपल आर लीविंग, सर एक ब्रेक लेके हैं, दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, बिकॉज इसका तो हमारा एक मिनट टाइम हो गया। बट आई थिंक दैट दिस डिस्कशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड पीपल बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं वो